आज हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद हैं, जो अपनी नई किताब स्पेक्ट्रम पॉलिटिक्स पर आज हमारे साथ बातचीत करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले स्पेक्ट्रम पॉलिटिक्स, क्यों जरूरत पड़ी ये किताब लिखने की? देखिए, इतना समय हो गया है जब से ये बात चर्चा में आई और एक हंगामा हुआ, पार्लियामेंट में हुआ, पार्लियामेंट से बाहर हुआ, मीडिया में इसकी घमासान इस पे चर्चा हुई, कोर्ट्स तक बात पहुंची और उसके बाद बहुत सारे लोग जो इससे संबंधित थे उन पर केसेस चले, उन पर आरोप लगे और उन्हें पेश होना पड़ा, कोर्ट में जाना पड़ा, कुछ लोग जेल भी गए और फिर अंत में खोदा पहाड़ निकला चूहा, किसी पर भी कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ। लेकिन ऐसा चारों ओर से हमें इस बात को लेकर इतना घेरा गया कि एक प्रश्न चिन्ह हमारी सरकार, जो एक अच्छी सरकार थी और मैं मानता हूं कि जो एक देश के लिए दूरगामी सोच से काम कर रही थी, उसकी छवि को धूमिल किया गया। और चुनाव में पराजित होने के बहुत सारे कारण होते हैं, ये कारण एक समझ में ये आता है कि एक कारण ये भी था कि हमारे मुंह पर ये प्रश्न चिन्ह लगा दिया गया कि आप जो हैं वो आरोपी हैं, आपने गलत काम किए हैं, आप भ्रष्टाचार से लिप्त हैं और कहीं भी इसमें रत्ती भर सच्चाई नहीं थी। लेकिन सब कुछ हो गया, कोर्ट में कुछ सिद्ध भी नहीं हुआ, तब भी लोग समझ नहीं रहे हैं कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कैसे ये बात बनी, कैसे ये बात बिगड़ी। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि क्यों नहीं इस बात को स्पष्ट कर दिया जाए कि वास्तविकता क्या थी, सच्चाई क्या थी, क्या हमने करना चाहा था, उसके क्या लाभ थे हमारे देश के लिए और किस तरह से तोड़ मरोड़ के उसको पेश किया गया। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने सभी आरोपियों को तो बरी कर दिया था, लेकिन अब आप मानते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे 2G मामले को लेकर एक राजनीतिक साजिश थी? देखिए, अगर राजनीतिक साजिश नहीं थी तो क्या था? इसको मैं ये कहूँ कि जिसने भी आरोप लगाया वो सच्चाई को समझा नहीं, इसलिए सच्चे मन से आरोप लगाया लेकिन गलत आरोप लगाया, या जिसने सच्चाई को जानते हुए झूठा आरोप लगाया और उसने जो झूठा आरोप लगाया इसके कारण हम लोगों को ये क्षति हुई। तो ये क्या बात है, कैसी बात है, क्यों किसी ने कुछ किया, इसको तो बहुत गहराई तक कोई जाएगा और इस पर शोध करेगा, रिसर्च करेगा, बहुत लोगों से बात करेगा, तभी ये सच्चाई सामने आ सकेगी और उसका वो काम करना जो है वो आपका काम करना है। इस पर इन्वेस्टिगेट करना मीडिया का काम है, ये मीडिया तंत्र का काम है। हम आपकी किताब जरूर पढ़ेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि आप खुद कुछ मुख्य अंश अपनी किताब के हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, अंश ये है कि मैंने जो परिप्रेक्ष्य है जहां ये सब घोटाले की बात कही गई वो क्या था। परिप्रेक्ष्य यह है कि भारत में हमारी ही सरकार ने, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे और दूसरे प्रधानमंत्री थे, नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, तो उदारीकरण को स्वीकार किया और ये कहा कि जो अभी तक सारी ही चीज सरकार के पास रहती थी और सरकार की मुट्ठी में रहती थी, वो आज क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था में परिवर्तन की आवश्यकता है, बाजार, दुनिया भर के बाजार हमें पुकार रहे हैं, बुला रहे हैं, हमें भी अपने बाजार को खोलना होगा और उदारीकरण की नीति अपनाते हुए हमने ये सारे क्षेत्र जो हैं प्राइवेट सेक्टर के लिए, निजी क्षेत्र के लिए खोल दिए। कि पहले हमारा सरकारी टेलीफोन होता था, हम 4 साल उसकी प्रतीक्षा करते थे कि एप्लीकेशन लगाने के 4 साल बाद आपको फ़ोन मिलेगा। मीडिया वालों को आगे लाइन में खड़ा कर दिया जाता था, MP को 25 कूपन दिए जाते थे कि आप ये 25 कूपन या 20 कूपन आप अपने समर्थकों को दे सकते हैं, उनके यहाँ फ़ोन जो है तत्काल लग सकता है। वहाँ से बदल कर हम कहाँ पहुँचे? हम वहाँ पहुँचे जहाँ आपके दरवाजे पर आके लोग अब सिम कार्ड बेचते हैं, टेलीफोन बेचते हैं। जहाँ पहले कहीं फ़ोन मिलता नहीं था, वहाँ आज करोड़ों की संख्या में मोबाइल फ़ोन्स हैं। तो जब ये मोबाइल फ़ोन्स आएंगे तो उनको स्पेक्ट्रम भी देना होगा, उनको ऑपरेटिव करने के लिए, और जो उनको क्रियान्वित करने के लिए आप मोबाइल फ़ोन्स के लिए स्पेक्ट्रम देंगे, तो वो स्पेक्ट्रम देने की कोई आपको सिद्धांत भी तय करने होंगे, उनको ओपन मार्केट में आप कैसे देंगे। वहीं पर ये सवाल सारे उठते हैं और ये सवाल जब उठे तो उनका हम
तत्काल सही जवाब या प्रभावशाली रूप से जवाब नहीं दे पाए। हमको उन लोगों ने जो हम पर गलत झूठे आरोप लगा रहे थे, उन्होंने हमें दबा लिया, डरा दिया और हमको धक्का देकर बिल्कुल ये मानिए कि अगेंस्ट द वॉल, कि दीवार के साथ जाके खड़ा कर दिया और कहा बोलो, अब बोलोगे तो और मारेंगे, बोलोगे तो और मारेंगे। और उसमें हम धीरे धीरे कमज़ोर होते चले गए और हमारी आवाज़ कमज़ोर होती चली गई। हमारे समर्थकों ने ये सोचा और समझा कि शायद हमने गलती की है, इसीलिए हम अपनी बात कह नहीं पा रहे हैं। और धीरे धीरे वही स्थिति आई जो 2014 में हमको देखनी पड़ी, और जिस स्थिति के बाद 2014 से अब तक अब देश को झेलना पड़ रहा है। बात करें 7 जून को होने वाले आरएसएस कार्यक्रम की, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की शिरकत को लेकर इतना बवाल क्यों है? आपकी पार्टी परेशान क्यों है? देखिए, मुझे नहीं मालूम, मुझे किसी ने नहीं कहा मेरी पार्टी में कि कोई परेशान है, लेकिन अलग अलग हमने लोगों की बात सुनी है। आपके सामने लोगों ने अपनी अपनी बात कही है। प्रणब मुखर्जी कोई साधारण व्यक्ति तो है नहीं, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हमारे एक नेता थे, सबसे विद्वान नेता थे, सबसे अनुभवशील नेता थे, सबसे सफल कामयाब नेता थे, सबसे अनुभवी नेता थे। और ये सब देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने, और कांग्रेस पार्टी ने अकेले नहीं बल्कि बहुत सारी पार्टियों ने ये तय किया कि प्रणब मुखर्जी जो हैं भारत के राष्ट्रपति बने, और उन्होंने राष्ट्रपति बनकर बहुत अच्छी तरह उन्होंने उस रोल को निभाया जो एक राष्ट्रपति का होता है। निष्पक्ष रूप से उन्होंने पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर, लेकिन उनके दिल में कहीं ना कहीं तो कांग्रेस के सिद्धांतों के लिए और कांग्रेस की सोच के लिए कहीं ना कहीं पुराना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर उनके दिल में अवश्य होगा। लेकिन अब उनकी जो छवि है या जो उनकी जीवनी है या जीवन रूपरेखा है, वो कुछ साधारण व्यक्ति से, साधारण नेता से अलग है। वो एक स्टेट्समैन है और एक सीनियर स्टेट्समैन हमारे देश के हैं। तो वो राष्ट्रपति नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति से कम नहीं है। और राष्ट्रपति हर एक से मिलता है, अच्छे बुरे से सबसे मिलता है। ये पूछने के लिए मिलता है कि तुम बुरे क्यों हो, ठीक हो जाओ। अच्छे से मिलता है कि आओ जरा तुम्हें और मजबूत करें। और पक्ष से भी मिलता है, विपक्ष से भी मिलता है। हो सकता है, संभव है कि वो इस सोच से आरएसएस के सामने उनके बुलावे पे जा रहे हैं, इस सोच से हो सकता है, संभव। और आज आरएसएस का एक, हम नहीं पसंद करते हो, लेकिन आरएसएस का एक महत्व हमारी कार्यशैली में है, आज हमारे व्यवस्था में है। उनका एक रोल है, उनका एक इम्प्रेशन पार्टी पर, सरकार पर है, और इसलिए उसको भी समझना जरूरी है, या उनको परामर्श देना, उनको गाइड करना, उनको सही रास्ते पर रखना, शायद ये भी सही है। और ये सब मानते हुए उन्होंने निर्णय लिया होगा। अब मैं नहीं कह सकता हूं कि उनका निर्णय क्यों हुआ, कैसे हुआ, लेकिन जब वो अपनी बात वहां रखेंगे, जब वो अपना भाषण करेंगे उद्बोधन में, वो मैं समझता हूं पूरे जनता को करेंगे, उद्बोधन सुनाएंगे। वो सिर्फ उन लोगों को नहीं सिर्फ सुनाएंगे जो वहां पर उपस्थित होंगे, ऐसा मुझे लगता है। और मैं समझता हूं तब इसको पूरी तरह से हम समझ पाएंगे। लेकिन क्या आप उनके शिरकत करने को, आप उसका समर्थन करते हैं या उसके खिलाफ? देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत जगह, जहां मेरा जैसा छोटा आदमी चला जाए तो उस पर सवाल लगाते हैं कि आप वहां क्यों गए, आपको नहीं जाना चाहिए था, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, लगाते हैं। और हम ऐसे अंकुश स्वीकार करते हैं, क्योंकि जनता की अदालत में जो जनता का निर्णय और उनका फैसला, उनका इंप्रेशन है, वो हमें स्वीकार करना पड़ता है। और मैं मानता हूं कि प्रणब दा भी ऐसा करते होंगे। वो जनता से दूर नहीं है, और जनता की जो भी सोच है, उस सोच से वो को अनहोनी नहीं करना चाहेंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा, एक स्टेट्समैन है, उन्होंने बड़े अनुभवी हैं, कुछ सोच समझ के उन्होंने ऐसा किया होगा। और देखें, इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा अगर, तो बहुत बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा है। अगर हम कहीं भी कोई भी संकीर्ण दृष्टि के किसी व्यक्ति को हम अगर उदारता की तरफ ले जा सकते हैं, हम में से कोई ले जा सकता है, तो ऐसा प्रयास हमें करना चाहिए। हम कब तक घृणा और बुराई की राजनीति करते रहेंगे? लेकिन आप ही के पार्टी के वीरप्पा मोइली, जफर शरीफ, संदीप दीक्षित, वो तो खुलेआम मुखालफत कर रहे हैं। जी हाँ, कर रहे हैं। और ये हमारी कहें कि कांग्रेस पार्टी डिवाइडेड है इस पूरे? नहीं, डिवाइडेड क्यों है? हमारी पार्टी में खुल के इन बातों पे चर्चा होती है। और हो सकता था, मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं समझ रहा हूँ ये सही है, मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि हमें विश्वास था
और रहना चाहिए प्रणब दा में। और हमें ये मानना चाहिए कि प्रणब दा कुछ कर रहे हैं तो सोच समझ के कर रहे होंगे, और कभी अगर हम उत्सुक हों या हमें कोई बेचैनी हो तो हमें जाकर प्रणब दा से मिलकर पूछना चाहिए कि साहब आपने ऐसा किया तो क्यों किया। मैं समझता हूँ इसकी भी गुंजाइश है, लेकिन हमारी पार्टी में ये गुंजाइश है कि लोगों का अपना अपना अनुभव, अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी संवेदनशीलता, और उसके मुताबिक वो कुछ बात कहें तो ठीक है, वो किसी की बात है। लेकिन एक की बात से, दो की बात से, चार की बात से, मेरी बात से हम ये कहें कि पार्टी दो धर्म में इसमें डिवाइड है, इसमें बढ़ चुकी है, तो ऐसा मैं समझता हूँ उचित नहीं होगा। हम बात कर रहे हैं सलमान खुर्शीद से। सर, आप खुद भी विदेश मंत्री रह चुके हैं, मोदी सरकार की विदेश नीति को आप कैसे देखते हैं? कि मुझे या तो मुझ में कुछ कमी है या मोदी सरकार में की विदेश नीति में कुछ कमी है, कि मुझे तो समझ में नहीं आता कि हम क्या कर रहे हैं और हम क्या हमने पाया है पिछले 4 साल में। कि बहुत गंभीर स्थिति है विश्व में, बहुत गंभीर स्थिति है। एक तरफ राष्ट्रपति यूनाइटेड स्टेट्स में, अमेरिका में ट्रंप साहब हैं, जैसा राष्ट्रपति अभी पिछले 10-20 वर्षों में तो अमेरिका में किसी ने देखा नहीं। जो इनसे पहले राष्ट्रपति थे, ओबामा जी थे, उनकी छवि ही कुछ और थी, इससे बिल्कुल अलग थी। इनकी छवि ही कुछ और है। उनकी छवि थी जो जोड़ी जाती थी नेल्सन मंडेला से, महात्मा गांधी से, जवाहरलाल नेहरू से और मार्टिन लूथर किंग से जोड़ी जाती थी। इनकी छवि कुछ समझ में नहीं आता किससे जोड़ी जा सके। ऐसा आदमी तो कोई अभी पिछले कुछ वर्षों में देखने को नहीं मिला है। वैसे ही जो रूस का जो ग्रिप था एक बहुत बड़ी देशों की संख्या पर, वो अब नहीं रहा। जो हमारा विशेष संबंध रूस के साथ था वो अब नहीं रहा। वहीं पर हम देख रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में, जहां पर कभी हमने फिलिस्तीन की लड़ाई लड़ी, वहां पर आज हम इररेलेवेंट से हो गए हैं, और वहां पे कुछ नई फोर्सेस आ गई हैं जो बहुत घिनौनी फोर्सेस भी हैं, जो हम देख रहे हैं कि इराक में और सीरिया में और अफगानिस्तान में बड़ी घिनौनी और गंदी फोर्सेस हैं जो वहाँ ऑपरेट कर रही हैं। हम उनके बारे में क्या कर सकते हैं, क्या हमने करना चाहा है, किससे हमने उस पर चर्चा हमने की है, ये बात कुछ समझ में नहीं आती। हमारे अपने पड़ोस में हमारे कैसे पड़ोसी देशों के साथ हमारे कैसे संबंध हैं, नेपाल के साथ कैसे हैं, चीन के साथ कैसे हैं, बांग्लादेश के साथ कैसे हैं, मालदीव के साथ कहते हैं, श्रीलंका के साथ कैसे हैं, नेपाल के साथ कैसे हैं, ये बहुत बड़े प्रश्न। और पाकिस्तान के साथ कैसे हैं। अब पाकिस्तान के साथ तो अच्छे संबंध हमारे होना ही संभव नहीं लगता था, इसलिए कि बार बार उन्होंने हमें धोखा दिया, और इसलिए हमसे बार बार हमारी भारतीय जनता पार्टी जब वो विपक्ष में थी तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को तो सबक सिखाना है। पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए आप आए हैं, 4 साल हो गए, आपने सबक सिखाया। जब चाहते हैं कहते हैं कि हमने उनको 2 थप्पड़ मार दिए, हम मार के आ गए हैं, हमने स्ट्राइक कर दी है। लेकिन सब करिए आप, जो आप कर रहे हैं वो अच्छा है, हम समर्थन देते हैं, लेकिन वो सबक सीखे कि नहीं सीखे। और अगर वो सबक नहीं सीखे तो फिर हमको नीति में क्या फिर से कोई फेरबदल करना होगा, कोई नया रास्ता निकालना होगा? क्या इसी तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी हम मरते रहेंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी हम लड़ते रहेंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी हमको पीड़ा होती रहेगी, या कोई रास्ता निकालना होगा? वो रास्ता कैसे निकलेगा? हमसे कोई पूछे तो हम ये कहेंगे कि आज हम सरकार में नहीं, हम आपको मदद कर सकते हैं, लेकिन आज ये हमारा दायित्व नहीं है, दायित्व आपका है। जो सरकार में बैठा है उसका दायित्व बनता है कि वो कोई इसका रास्ता निकाले। क्या वहां कुछ रास्ता निकलेगा तब जब घर में रास्ता निकलेगा, या जब घर का रास्ता हम भूल जाएंगे तो क्या बाहर हम कोई रास्ता निकाल सकेंगे? ये बहुत बड़े सवाल इस सरकार के सामने है, और मैं समझता हूं कि जो इनकी विदेश नीति का लक्ष्य है वो बहरहाल मुझे नहीं समझ में आता। आपके बयानों को लेकर काफी विवाद रहा है पिछले दिनों में। कांग्रेस के हाथों में भी खून के दाग वाले बयान के बाद राहुल गांधी ने मन से यह कहा था कि सबको एकजुट होकर लड़ना होगा। उसके बाद आपने एक और बयान दिया कि मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोपों से कांग्रेस 44 सीटों पर सिमट गई। आज के दिनों में कांग्रेस में आपको आरोपों से जी हमने तुष्टीकरण नहीं किया, हम पे झूठा आरोप लगा, और झूठा आरोप तुष्टीकरण का भी लगा और बेईमानी का भी लगा। एक का जवाब इस किताब में है, दूसरे का जवाब अगली किताब में मिलेगा। इस किताब में क्या जवाब?
इस किताब में जवाब ये है कि झूठा है, सरासर झूठा है ये आरोप लगाना कि हम भ्रष्टाचार से लिप्त थे। और जो भ्रष्टाचार का झूठा आरोप लगाता है, मैं उस पर उल्टा आरोप लगाता हूं कि वही भ्रष्ट है। भ्रष्ट सिर्फ पैसा लेना नहीं होता, भ्रष्ट सिर्फ कोई गलत काम करना नहीं होता, भ्रष्ट किसी के साथ बेइंसाफी करना और किसी को झूठा आरोपित बनाना भी एक भ्रष्टाचार है। तो जो आपने बयान दिए आप उस पर कायम है आज भी? जो बयान दिए थे उस पर तो आप भी कायम हैं, उस बयान को तो आप झुटला ही नहीं सकते हैं। लेकिन उस बयान को किस तरह से आप पेश करें, किस तरह से आप पेश करें। अगर मैं कहूं कि मुझ में कुछ कमी है, मुझ में कोई कमी रह गई और मेरा प्रयास होगा कि इस कमी को मैं दूर करूं, तो इससे आप मुझे कल कहेंगे कि आप अपने बयान से क्या पीछे हटेंगे कि मैं कहूं नहीं मुझ में कोई कमी नहीं है। कमी है, थी, और वो कमी ना रहे ये हमारा प्रयास है। और यही आज हमारी राजनीतिक जीवन का लक्ष्य होता है कि हम जहां से चले हैं वहां से दूर आगे तक पहुंचे, ताकि जो हम कमजोर कदम से कभी बचपन में चले थे वो कदम हमारे मजबूत होते जाएं। और हमारा लक्ष्य अगर सही है, हमारा डेस्टिनेशन अगर सही है, तो हम अवश्य वहां पहुंचेंगे। और अगर हमारा डेस्टिनेशन हमको क्लियर नहीं है तो हम रास्ते में भटक जाएंगे। तो रास्ते में भटकने का हमको परामर्श मत दीजिए, हमें वो रास्ता दिखाइए जो हमें मंजिल तक पहुंचा देगा। कर्नाटक में सरकार बनाने को लेकर आपको बधाई, लेकिन ऐसी क्या मजबूरी है कि 78 सीटों के बावजूद सीएम आपका नहीं? देखिए, ये तो एक वास्तविकता है, राजनीति की वास्तविकता है जी। किसको कितना बर्दाश्त करना पड़ता है, किसको कितना बलिदान देना पड़ता है एक लक्ष्य के लिए। हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य था कि भारतीय जनता पार्टी से एक प्रांत को हम सुरक्षित करें। हो सकता है कि आज जो व्यवस्था है उससे बेहतर व्यवस्था होती अगर हम पूर्ण रूप से अगर हम बहुमत हमको प्राप्त होता और हम सरकार में रहते। लेकिन वो आज ऐसा नहीं है, वो संभव नहीं है, 5 साल तक संभव नहीं होगा। तो इसलिए हम छोड़ के मैदान भारतीय जनता पार्टी को सौंप के चले जाते, या जिनसे हमारा अपना कुछ विरोध रहा है और जिनके साथ हम बहुत दिन से साथ नहीं चल पा रहे थे, उनसे हमने प्रयास करके हाथ बढ़ाकर और कहा कि चलो हम तुम्हें अपने से ज्यादा देने को तैयार हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को हम दूर रखते हैं। उन्होंने ये स्वीकार किया, उन्होंने इस विश्वास को व्यक्त किया, और इसलिए हमने उनसे गले मिलकर उनसे कहा कि आइए आप सरकार में अगुवाई कीजिए और हम आपको पीछे से सपोर्ट करेंगे। 2019 में क्या तस्वीर होगी? क्या जो बेंगलुरु में हमें तस्वीर देखने को मिली वही तस्वीर भी 2019 में? देखिए, बेंगलुरु की तस्वीर आप जान रहे हैं कि वो चुनाव लड़ने के बाद और परिणाम आने के बाद वो तस्वीर बनी। उससे पहले बनती तो शायद परिणाम कुछ और ही होते। लेकिन जिस मंच की मैं बात कर रहा हूं, जहां पर एक ही मंच पे मायावती से लेकर ममता बनर्जी सभी लोग एक ही मंच पे मौजूद थे, तो क्या 2019 में कुछ ऐसा ही हमें देखने को मिलेगा, एकजुटता देखने को मिलेगी? सब उस दिन वहां एकजुट होकर आए, सब वहां मित्र समान एक दूसरे से हाथ मिलाकर उन्होंने अभिनंदन एक दूसरे का किया और जनता का अभिनंदन किया। लेकिन दिल खुला होना चाहिए सबका, और सबको बहुत सूझबूझ के साथ मिलकर ये फैसला करना चाहिए कि कुछ ना कुछ तो हम खोएंगे और कुछ ना कुछ हम पाएंगे अगर हम 2019 से पहले एक महागठबंधन पूरे देश में करते हैं। लेकिन समय बहुत कम रह गया, उसके समय कम है, और गलती होगी अगर हम बार बार ये कहें कि हम मोदी को हटाने के लिए कर रहे हैं, मोदी को हटाने के लिए कर रहे हैं। एक विकल्पित व्यवस्था है, एक सोच है, एक सपना है, एक अनुभव है जो हम फिर से प्रस्तुत करना चाहते हैं। ऐसे मिलकर हम एक नई युग की एक नई सरकार, एक नया विश्वास इस देश में लाना चाहते हैं। अगर ये हमारे बोल हो और ये हमारी सोच हो तो मैं समझता हूं कि अवश्य ही 2019 में, अगर 2019 में ही चुनाव होते हैं, पहले नहीं हो जाते हैं, तो 2019 में हमको सफलता प्राप्त होगी। लेकिन सवाल ये है कि अगर 2019 में महागठबंधन के पास सीटें आती हैं तो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा? ये भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हम आज बता दें कि प्रधानमंत्री कौन होगा। तय हो चुका है। आप मुझसे ये पूछें कौन होगा तो मैं ये कहूंगा कि भाई मेरे नेता होंगे। क्यों कह रहा हूं कि मैं अपने नेता को पसंद करता हूं, मेरे नेता में विश्वास है। लेकिन ये भी इसलिए भी कि जो भी गठबंधन होगा उसमें सबसे अधिक जो सीटें आएंगी वो तो कांग्रेस की ही आएंगी, इसमें तो दो राय नहीं है। अब इसके बाद पिछले चुनाव में तो खाली 44 सीटें थी कांग्रेस। नहीं, खाली 44 सीटें थी, लेकिन यूपीए में तो सबसे ज्यादा थी।
तो ऐसा तो नहीं था कि यूपीए में हमारी औरों से कम हो। इसीलिए क्वेश्चन ये था, सवाल ये था कि विपक्ष के नेता हम माने जाएंगे नहीं माने जाएंगे, लेकिन विपक्ष के नेता हो या ना हो, जो यूपीए में सबसे बड़ा दल था वो तो कांग्रेस थी, कांग्रेस का दल था, इसलिए नेता तो हमारा ही बनना था और हमारा ही बना। लेकिन ये काम मेरा नहीं है, ये सब नेताओं के आपस में बैठकर सूझबूझ से इस निर्णय को करने का, इस बात को तय करने का है। कब करना है वही तय करेंगे, क्या करना है वही तय करेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी के इस खेल में नहीं आने वाले हैं कि आप पहले बता दीजिए ताकि सबको वो लड़ा दें और सबसे कहें कि तुम नहीं बन रहे तो तुम अलग हो जाओ, तुम नहीं बन रहे तो तुम अलग हो जाओ। हम इस बाजी को हारने वाले नहीं हैं, सिर्फ उनकी बात मानकर। जब हमारे नेता सब आपस में मिलेंगे तो कोई ना कोई निर्णय कर लेंगे। लेकिन बीजेपी पार्टी एक है, नेतृत्व एक है, प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार एक है, आपके यहाँ पर पीएम पद को मैं नहीं मानता कि वहां एक उम्मीदवार एक है। थोड़े से वोट घर जाने दीजिए, उनकी सीटें घर जाने दीजिए और देखिए उनके कितने उम्मीदवार। लेकिन अगर महागठबंधन की बात करें तो पीएम पद को लेकर तमाम दावे हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि वो पीएम बनेंगे, बीएसपी कहती है। राहुल जी ने ऐसा नहीं कहा कभी, उन्होंने ऐसा कहा कि अगर सीटें हमें मिलती हैं, अगर सीटें मिलती हैं और आप लोग चाहते हैं तो मैं तैयार हूं। बीएसपी कहती है कि ये ना कहेगा, नेता ये ना कहे तो आपको कैसा लगेगा वो नेता कि अरे इसमें हिम्मत नहीं है ये बात कहने की। एक तरफ तो एक आदमी गरज रहा है और कह रहा है कि आए छाती, मेरी छाती ठोक कर मैं कह रहा हूं कोई मेरा सामना करे, और दूसरी तरफ सारे नेता पीछे हट जाए, कहेंगे हम नहीं। राहुल जी सामना करेंगे, सबसे आगे बढ़कर सामना करेंगे मोदी का, और मुझे पूरा विश्वास है कि वो समय आएगा जब मोदी बौना लगेगा और राहुल जी उनसे कई गुना ज्यादा बड़े लगेंगे। लेकिन आपको लगता है कि बाकी पार्टियां जो महागठबंधन की आपको समर्थन करेंगी इसके लिए? राहुल गांधी मैंने आपसे कहा कि वो आपस में सारे नेता बात करेंगे, मेरे कहने से ना वो करेंगी और ना अलग होंगी, सारे नेता आपस में बात करेंगे। कब ये बात करेंगे वो भी मैं नहीं बता पाऊंगा, आपस में बात करेंगे, जो जमीन की वास्तविकता है उसको समझेंगे, पहचानेंगे, और उसके बाद जो एक संतुलित व्यवस्था होनी चाहिए वो हमारी संतुलित व्यवस्था बनेगी। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे सलमान खुर्शीद। देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 नेटवर्क।